अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, साल 2026 का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ नजूमियों को बिठाकर सवालात पूछे गए हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। हैरान कुन तौर पर नजूमियों ने यह कहा है कि इमरान खान के पास एक ऑफर मौजूद है। अगर इमरान खान ने महदूद मुद्दत के अंदर अंदर उस ऑफर को कबूल ना किया तो इमरान खान रिहा नहीं होंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि नजूमी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर इमरान खान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को यह कह रहे हैं कि आप डील कबूल करें, आप कॉम्प्रोमाइज करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या इमरान खान किसी भी डर और खौफ की वजह से कोई डील कबूल करेंगे या इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है। दूसरी तरफ इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सिंध यानी कि कराची जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो किस तरीके से सुहेल खान अफरीदी को वेलकम करती है। शफीउल्लाह जान, जिन्होंने उस्मा बुखारी के हवाले से एक बयान दिया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है, लेकिन पंजाब हुकूमत के लोगों ने जो बयान दिए थे उनकी तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई। यह भी दावा किया गया है कि साल 2026 के अंदर पाकिस्तान में कुछ चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अगर काम ना किया गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मजीद बढ़ सकता है। यह भी कहा गया है कि साल 2026 के अंदर हो सकता है कि हुकूमत के अंदर चंद चेहरों को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नैरेटिव बिल्डिंग, बयानिया बनाना, उसमें यह हुकूमत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। और आखिर में एक इंतहाई अहम खबर है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी की जानब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि 9 जनवरी को वो सिंध जाएंगे। सिंध के दौरे का ऐलान किया है। सिंध का मतलब है कि वो कराची जाएंगे। इससे कबल उन्होंने पंजाब का दौरा किया, लाहौर आए। लाहौर में जो कुछ हुआ वो हमने आपके सामने रखा। सुहेल खान अफरीदी कहाँ कहाँ पर गए, अवाम ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया। लाहौर के अंदर उन्होंने बड़ी तादाद में सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मौजूद थे, पाकिस्तान के लाहौर के स्पेशली सीनियर एंकर्स मौजूद थे, ब्यूरो चीफ मौजूद थे, डिजिटल मीडिया के लोग भी मौजूद थे और सब ने खुलकर सुहेल खान अफरीदी से सवालात किए। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी को यह नहीं कहा गया कि हटो बच्चों निकल जो यहाँ से वजीर आला आ रहा है, बल्कि सबको एक्सेस दी गई और सब ने अपने अपने सवालात पूछे और सुहेल खान अफरीदी ने तमाम सवालात के खंदा पेशानी से जवाबात भी दिए। और कुछ सवाल जो हैं वो बड़े सख्त थे, लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने उन सवालात के जवाबात भी दिए। अब सुहेल खान अफरीदी जा रहे हैं सिंध में, ठीक है जी, और सिंध में वो मज़ार कायद पर भी जाएंगे, जैसे लाहौर में वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़ के मज़ार पर गए थे, वहाँ पर भी जाएंगे। देखना यह है कि सिंध के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो सुहेल खान अफरीदी के लिए इक़दाम करती है। लोग कैसे निकलते हैं, सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल कैसे होता है, और सुहेल खान अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं वो एक्टिविटी कितनी सूदमंद रहेगी, कितनी बेहतर रहेगी, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये अब हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। नाज़रीन करम, साल 2025 खत्म हो चुका है और साल 2026 का आगाज है। और साल 2025 में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए, स्पेशली पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की गई। पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो किया गया वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया वो हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके साथ जो किया गया वो सब कुछ भी हमारे सामने है। तो अगर हम ये कहें कि साल 2025 सियासी लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन साल रहा तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर भी अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो मेरी तरफ से माजरत। बल्कि पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर मतीन साहब, उन्होंने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको सही तरीके से अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2025 हमारी तारीख का स्याह-तरीन साल रहा, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि साल 2026 इससे बुरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2025 में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और कुदरती आफात के 50-75 साल रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने कहा कि 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, यानी कि 25 करोड़ में से 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, नहीं मिलती उनको। मजीद कहा कि बेरोजगारी 22% पर है, यानी कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं।
یہ ساری کی ساری چیزیں. بہرحال سال 2025 کے اندر ایک اور کام بھی ہوا. وہ کام یہ ہوا کہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا. ہمارے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اور پھر ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور ہمارے جوانوں نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے اور ہندوستان کو یہ بتا دیا کہ چاہے وہ 2019 کے اندر ابھینندن کا آنا ہو، چاہے 2025 کے اندر آپ کا پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہو، کسی بھی وقت ہم آپ کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس مرتبہ تو ہندوستان کے ساتھ جو ہوئی ہے، ہندوستان دوبارہ کبھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا، جیسا مزہ پاکستان کے شہینوں نے ہندوستان کو سکھایا ہے. پاکستان کے میڈیا کے اوپر نجومیوں کو بٹھایا گیا اور نجومیوں سے سوالات پوچھے گئے پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں. محمد مالک نے 3 نجومیوں کو اپنے شو کے اندر بٹھایا: عالیہ نذیر صاحبہ، سید محمد علی زنجانی اور سامیہ خان صاحبہ. سامیہ خان صاحبہ نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ عمران خان کے پاس ایک ٹائم ہے، ایک آفر ہے، اگر اس محدود وقت کے اندر اندر عمران خان نے آفر کو اویل نہ کیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. وہ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. عالیہ نذیر اور سید محمد علی زنجانی نے جو کہا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہم جو سارا کچھ دیکھتے ہیں، ہم جو عمران خان کا ذائچہ دیکھتے ہیں، عمران خان کے ہاتھ کا پرنٹ دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کے ستاروں کے اندر تو قید ہے ہی نہیں. جس طریقے سے ایک قیدی جیل کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو پریشانی ہوتی ہے، جو خوف اس کو محسوس ہوتا ہے، ایسی چیزیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتی. اور انہوں نے یہ کہا، ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ عمران خان قید کے اندر نہیں ہے، عمران خان قید کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ خود اپنی مرضی سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ جب چاہیں گے وہ باہر آ جائیں گے. یعنی کہ ان کا اشارہ تھا ڈیل کی طرف کہ عمران خان جب چاہیں گے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اور وہ باہر آ جائیں گے، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کر رہے. سامیہ خان صاحبہ، ان کے پہلے بھی ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں اور مختلف قسم کے موضوعات کے اوپر. اب انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر مارچ اپریل کے مہینے تک عمران خان کے پاس ایک وقت ہے، اگر عمران خان نے ڈیل نہ کی اس وقت سے پہلے تو عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گے. یعنی کہ ان نجومیوں کی جانب سے عمران خان کو کہا جا رہا کہ آپ ڈیل ایکسیپٹ کریں، آپ آفر قبول کریں، آپ کمپرومائز کریں، اپنے اصولوں کے اوپر سمجھوتا کریں اپنی آزادی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے. اور جو کوئی بھی عمران خان سے جیل میں جب بھی کبھی ملے گا، اس سے گزارش ہے کہ ان نجومیوں کے حوالے سے عمران خان کو ضرور بتانا کہ یہ نجومی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان پھر اندر سے کیا جواب دیں گے. شفیع اللہ جان نے عظمیٰ بخاری کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ عظمیٰ بخاری کو جنگلی بڑے پسند ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کچھ جنگلی ساتھ لے آتے. اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اب معافی مانگی ہے. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو جنگلی کہا تھا اس کے اوپر عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ میں نے کسی پختون کو جنگلی نہیں کہا، میں نے اس جنگلی کو جنگلی کہا جو جنگلی زبان استعمال کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بات کیا، معافی پھر بھی نہیں مانگی. معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں جو کوئی بھی غلط کرے اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اس کو معافی مانگ لینی چاہیے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کی معافی مانگیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں انسان ہوں، میں خطا کار ہوں، میں کچھ غلط بول سکتا ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ میں نے غلط کیا، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، جیسے شفیع اللہ جان نے کہا. تو اتنا ظرف جو ہے میرا خیال ہے ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے میں تیار ہوں. یعنی کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں، کہتے ہیں کہ اس عمل کی قیادت کے لیے میں تیار ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیادت تو آپ کریں گے، باقی اور کون سے لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے؟ کیا وہی سارے لوگ موجود ہوں گے جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں، یا اپوزیشن کا حصہ بھی اس کے اندر ہوگا؟ اگر اپوزیشن کا اس کے اندر حصہ ہے تو اپوزیشن کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان، وہ تو جیل کے اندر ہے، کیا وہ بھی آن بورڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لینا اور خود سے ہی آپ نے کوئی قومی مفاہمتی عمل بنانا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیاسی عدم استحکام پاکستان کے اندر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو عمران خان کو اس حوالے سے آن بورڈ لینا پڑے گا. حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی. کہتے ہیں کہ اس حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، اب اس میں تبدیلی آنی ہے. امکان یہی ہے کہ 2026 میں یہ حکومت نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ 2026 میں کچھ چہروں کو تبدیل کیا جائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، مطلب بظاہراً دیکھنے میں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، لیکن پیچھے سے آپ کو پتہ معاملات کیسے چلتے ہیں یہ بھی پاکستان کی ایک حقیقت ہے، چاہے حکومت جس کی مرضی ہو. تو اب نون لیگ جو ہے وہ ایک چیز میں بہت زیادہ ویک ہے، اس پر یہ کچھ کام نہیں کر سکے، اور وہ ہے
नैरेटिव बिल्डिंग, बयानिया बनाना, बयानिया इनसे नहीं बनता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया की दौड़ में नून लीग से कोसों आगे है, बहुत आगे है। नून लीग की सोच भी वहां पर नहीं पहुंचती जहां पर तहरीक इंसाफ जाकर बयानिया बना देती है। नून लीग बड़ी मेहनत करती है, बयानिया बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चंद घंटों के अंदर उस बयानियों को तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देता है कि यह पड़ी हुई असल हकीकत, यह असल सच। तो यह नून लीग के लिए वाकया ही अच्छी खासी परेशानी है कि बयानिया उनसे नहीं बनता। आगे आ जाए जी। हामिद मीर साहब ने एक बात की है बड़ी अहम, एक टीवी शो में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा के जरिए इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि हम आपको बनी गाला भेज देते हैं, हामिद मीर ने कहा कि मैंने खुद उनसे कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ऑफर तो थी, लेकिन इमरान खान ने इसको मुस्तरद कर दिया था। तो हामिद मीर कहते हैं जिन लोगों ने इमरान खान की रिहाई की उम्मीद लगाई हुई थी उन्होंने गलत उम्मीद लगाई थी, क्योंकि इमरान खान खुद रिहा नहीं होना चाहते। मजीद उन्होंने अपने कॉलम के अंदर लिखा कि हमें 2026 में सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन में सीज फायर नहीं चाहिए, बल्कि बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वालों की शिकवे और शिकायतें भी ख़त्म करना होंगी। उन्होंने कहा कि अगर ये शिकायतें ख़त्म ना हुई तो आने वाले वक्त में बहुत गड़बड़ हो सकती है, जिसे रोकना किसी कमज़ोर सियासी हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि आगे बहुत गड़बड़ है, एक तरफ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, दूसरी तरफ बदअमनी और इलाकाई तनाज़ात में भी इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो बता गए कि आने वाला वक्त सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरनाक है। ये हामिद मीर साहब ने कहा है। शौकत बसरा तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उन्होंने कहा कि नए साल के आगाज पर अल्लाह को गवाह बनाकर अहद करते हैं कि जब तक इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर्स जेल से बाहर नहीं आएंगे और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, मुल्क में कानून और आइन की बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। आगे आ जाएं जी। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आपको पता है कि ये मैंने कल के व्लॉग के अंदर आपको बताया था, जो इंसार अब्बासी की खबर थी। उन्होंने कहा था कि भाई मियां अली इशफाक जो उनके वकील हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा जी मेरे मोकल किसी के खिलाफ कोई सरकारी गवाह नहीं बन रहे। तो ये एक बहुत बड़े गबारे के अंदर जो हवा भरी हुई थी वो हवा निकल गई है, ये प्रोग्राम भी ठुस हो गया है। इस हवाले से जुनैद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद के वकील मियां अली इशफाक के इस बयान से नून लीग को धचका लगा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। जिस तरह जंग अखबार ने इस खबर को बड़े एहतमाम से सुपर लीड के तौर पर लगाया है, इससे अंदाजा होता है कि इस खबर को ताकत और लोगों की ताईद भी हासिल है। यह खबर नून लीग के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्हें यही सूट करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदारों के दरमियान ठनी रहे, यानी कि इनकी आपस के अंदर लड़ाई जारी रहे। दूसरी तरफ एक और लड़ाई हुई है जी, आपस की नूरा कुश्ती कभी कभी जारी रहती है। कादर मंदो खेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। एक टीवी शो के अंदर उनकी एक किस्म की लड़ाई हो गई नून लीग के एक रहनुमा के साथ। तो उन्होंने कहा कादर मंदो खेल साहब ने कि नवाज शरीफ फॉर्म 47 पे बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 पर आया है, मरियम सफदर फॉर्म 47 पे आई है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? किसी और के कंधों पर बैठकर फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, शर्म नहीं आती? ये उन्होंने कादर मंदो खेल साहब ने नून लीग से पूछा। समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी वालों को बंदा क्या कहे। आप खुद उन लोगों के इत्तेहादी हैं जिनको आप कह रहे हैं कि आप फॉर्म 47 के ऊपर आए और आपको शर्म नहीं आती। तो शर्म तो हजूर आपसे भी पूछना चाहिए कि आपको भी आती है कि नहीं आती, कि वो लोग जो 2 नंबर तरीके से इक्तदार के अंदर आए हैं आपके बकौल, आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर बैठे होंगे, तो आप उनके इत्तेहादी क्यों हैं? क्यों आप हुकूमत के साथ हैं? ये नूरा कुश्ती है पाकिस्तान की अवाम को, अब उसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है, कह लें कि एक खुशखबरी उन्होंने दी है। कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक ऐसा प्रोग्राम अनफोल्ड करने वाले हैं जिससे बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों पर हमारा इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है मुआशी खुद मुख्तारी को हासिल करना। देखते हैं कि जी माशाल्लाह आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों पर जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका इशारा है वर्ल्ड बैंक की तरफ, IMF की तरफ, एशियाई तरक्की बैंक की तरफ, जो दूसरे हम चीन के बैंकों से कर्जे लेते हैं या चीन से कर्जे लेते हैं या दूसरे जो हमारे इस्लामी बरादर मालिक उनसे कर्जे लेते हैं, उनसे इन्हिसार हमारा ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी चीज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो कहते हैं कि मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर है, कम तरीन सतह के ऊपर। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने 3-4 चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। आपने गूगल के ऊपर जाकर चेक करना है कि इस वक्त पाकिस्तान में सोने का क्या रेट है, डॉलर का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है,
गोश्त का क्या रेट है, अंडों का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है, बाकी चीज़ें भी देख लीजिएगा कि ये कम तरीन सतह के ऊपर है या नहीं। हो सकता आ गई हो भाई, हमें पता ना चला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ज़रा ये ज़रूर आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। मैं भी ये देखता हूँ आज कि कहाँ पर कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई आ गई। आगे आ जाए जी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने तमाम तर मुखालफत के बावजूद वहाँ के मेयर का इलेक्शन जीता, उन्होंने वहाँ पर एक तारीख रकम की है। वो न्यूयॉर्क के 111वें पहले मुसलमान मेयर बन गए हैं और वो पहले मेयर हैं जिन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर न्यूयॉर्क के मेयर का हलफ उठाया है। न्यूयॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने सिटी हॉल के नीचे एक तारीखी सबवे स्टेशन है, वहाँ पर उन्होंने ज़ोहरान ममदानी से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की हैसियत से हलफ लिया है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।